आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी, दूसरी शादी। हालांकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कुछ दिनों से कुछ जुकाम है, तो कोशिश करूँगा कि आपको कहानी बेहतर ढंग से सुना सकूँ। कुछ गलती हो तो माजरत चाहूँगा। दुआ कीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो कहानी का नाम है दूसरी शादी। शुरू करते हैं। आसमान जब दिवाली की रात पर पटाखों से जगमगा जाता था, जब सुनहरी आसमानी फुलझड़ियां बल खाती हुई लकीरों से आसमान को खूबसूरत बना देती थीं और गली के मोड़ पर चकरगिन्ने घुमाते हुए बच्चे खुश होकर उछलते और तालियां पीटते थे, तो पुरानी दिल्ली के कटरा इलाके के एक छोटे से मकान में रहने वाली सृष्टि उन सभी मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। सृष्टि जब छोटी थी और स्कूल जाती थी, तब से ही उसे आतिशबाजी का बेइंतहा शौक था। दिवाली की तैयारी तो वो और उसकी पड़ोस में रहने वाली सहेली जो थी ज़ेबा 3 महीने पहले से ही करने लगती थी। बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती थी कि कौन कौन से रॉकेट लाने हैं, चकरगिन्नी कितनी है और कहाँ से खरीदनी है, रॉकेट किस दुकान से खरीदना है और अब तक कितने पैसे जमा हो गए। इस सब का हिसाब रखा जाता था। ये और बात है कि दिवाली की एक रात पहले उसके पापा उसे उतने ही पैसे और दे देते थे जितने उसने जोड़े थे, तो बजट डबल हो जाता था। और फिर तो पूछिए मत। सृष्टि को ऐसा लगता था कि इस बार तो वो ऐसी आतिशबाजी करेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ज़ेबा को उसके घर से बुलाती और दुकान की तरफ दौड़ लग जाती। फिर तो पूछिए मत, वो आतिशबाजी होती कि हर बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाता था। पर ये तो बचपन की बातें थी। अब तो सृष्टि की जिंदगी जवानी की दहलीज को पार करते हुए, कई मंजिलों को लांघते हुए, कई मिलने बिखरने के तजुर्बों को लेते हुए एक ऐसे मकाम पर आ गई थी जहां जिंदगी उतनी रोशन नहीं रही थी। कुछ साल पहले सृष्टि की शादी हुई थी, पर जिंदगी को उसका रोशन चेहरा शायद रास नहीं आया। तरुण से शादी के कुछ ही साल के बाद एक रोड एक्सीडेंट में तरुण की मौत हो गई और उसके बाद से सृष्टि अपने पापा के साथ ही रहने लगी थी। जिंदगी बहुत बदल गई थी। दिवाली की रातों में जब पूरा मोहल्ला जगमगाता रहता, तो सृष्टि के घर के दरवाजे के किनारे पर 2 दिए जगमगाते रहते। बाबूजी उसकी दूसरी शादी की कोशिश तो कर रहे थे। इस बीच तरुण के ही एक खास दोस्त शोभित, जो उम्र में सृष्टि से 8 साल बड़े थे, उन्होंने शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। हालांकि बात अभी शुरुआती दौर में ही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से यह सिलसिला जरा तेज हो गया था। एक शाम माँ ने बताया कि शोभित के घर से फोन आया था और वो लोग इसी इतवार बातचीत के सिलसिले में घर आना चाहते हैं। अंदाजा ये भी था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली के आसपास तारीख भी तय कर देंगे। यूं तो तरुण के बाद से ही सृष्टि की जिंदगी शतरंज के स्याह सफेद खानों की तरह हो गई थी, लेकिन आने वाला वक्त उसकी जिंदगी को एक नए रंग में रंगने वाला था। उसकी नीली आंखें सतरंगी सपनों से भर गई। सृष्टि शोभित को पहचानती थी। वो तरुण के पुराने दोस्त थे। एक बार शोभित ने उन दोनों को अपने घर दावत पर बुलाया था। इसके अलावा भी 2-3 मौकों पर सृष्टि की शोभित से मुलाकात हुई थी। शोभित बेहद खामोश मिजाज थे, संजीदा रहते थे। सृष्टि का शोभित से जितनी बार भी आमना सामना हुआ, उन्होंने कुछ खुद से बात नहीं की, बस सर हिलाकर नमस्ते का इशारा करते हुए मुस्कुरा देते। इससे ज्यादा बातचीत की गुंजाइश कभी बनी ही नहीं। शोभित की उम्र तरुण के सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा थी, मगर उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। सृष्टि ने तरुण से सुना था कि शोभित ने अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी तीनों बहनों की शादी करने के बाद ही खुद की शादी करने का फैसला लिया था। शायद इसीलिए काफी वक्त निकल गया था।
उम्र का फर्क जरूर था, लेकिन सृष्टि को शोभित पसंद थे। उनका खामोश मिजाज, संजीदा अंदाज उसे अच्छा ही लगता था। उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। हालांकि अभी उसके मन में तरुण की यादें धुंधली नहीं पड़ी थी। उसे रह रहकर तरुण का मुस्कुराता चेहरा याद आता था। तरुण और उनसे अलग था। सृष्टि उसकी पत्नी बाद में थी, पहले उसकी दोस्त थी। कितने नेक ख्यालात थे उसके। भला पत्नी को शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू में बराबरी देना हर मर्द के बस की बात कहां होती है। लेकिन सृष्टि ये सोचकर सब्र करती थी कि शोभित तरुण के ही बचपन के दोस्त हैं और दोस्त अक्सर हम ख्याल होते हैं। उसे यकीन था कि शोभित के ख्यालात भी वैसे ही होंगे। इतवार को शोभित का परिवार आने वाला था। बाबूजी और कुछ बेहद करीबी रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे। गर्मियों की दोपहर में जब माँ और बाबूजी सो रहे थे, सृष्टि ने अलमारी से अपनी शादी का फोटो एल्बम निकाला और कुर्सी पर बैठकर तस्वीरें पलटने लगी। तस्वीरें बोल रही थी। उसका सुर्ख जोड़ा, तरुण की बादामी शेरवानी जो खुद सृष्टि ने पसंद की थी, शाम में आने का रंगीन पंडाल जिसके लिए वो टेंट वाले से लड़ी थी, स्टेज का कलरफुल डेकोरेशन, सब रंग उसे घूर रहे थे। गालों पर एक आंसू लुढ़क आया। ये जिंदगी का वो रंग था जो वैसे ही उतर चुका था जैसे उसके नाखूनों की नेल पॉलिश। एक फोन रिंग से उसका ध्यान टूटा। हेलो। हे सृष्टि, व्हाट्सअप गर्ल। कौन? ले बेटा, अब आवाज भी नहीं पहचानती। जेबा बोल रही हूँ। अरे जेबा, तू? जेबा का नाम सुनकर सृष्टि के चेहरे पर खुशी की लाली फैल गई। बचपन की सबसे पुरानी दोस्त की आवाज उसे रंग बिरंगे अतीत की तरफ खींचने लगी थी। जेबा ही तो वो दोस्त थी जिसके साथ वो बचपन में आतिशबाजी करती थी। इन दिनों जेबा मुंबई में एक कंपनी में जॉब कर रही थी। तो कैसी है? कैसे याद आ गई तुझे आज इतने वक्त के बाद? इतने दिन कहाँ थी तू? सृष्टि ने एक ही सांस में सारे सवाल कर लिए। जेबा ने कहा, अरे यार बस पूछ मत, ये शादी भी ना फुल टाइम जॉब होती है, वक्त ही नहीं मिलता। सृष्टि जरा झेप गई, बोली, हाँ ये तो है। जहीर कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कॉलेज रियूनियन प्लान किया जाए क्या? कितने जमाने हो गए यार, हम लोग मिले ही नहीं और ना दिवाली पर पटाखे फोड़े। सृष्टि जोर से हंसी। अरे नहीं यार, अब कहाँ, वो तो अलग ही दिन थे। वैसे आई मिस दोस डेज। जेबा ने चेक कर बताया। अरे इसीलिए तो तुझे कॉल किया है। सुनो, मैंने और जहीर ने कॉलेज रियूनियन प्लान किया है और ये रियूनियन बाकी आम बोरिंग रियूनियंस की तरह नहीं होगी। हम लोग छोटी दिवाली की रात को मिलेंगे और फिर सब मिलकर वैसे ही पटाखे दगाएंगे जैसे हम ग्रेजुएशन के 3 सालों में कॉलेज में मनाया करते थे। क्या कहती हो? मजा आएगा। दिवाली की बात सुनते ही सृष्टि की आंखों के सामने आसमान में उड़ती आतिशबाजी घूमने लगी। यादों की एक फुलझड़ी सी छूट पड़ी। उसे अपना गुजरा हुआ कल याद आने लगा। आतिशबाजी से उसका दोस्ताना, उसका शौक, उफ, जिंदगी ने कैसी करवट बदली थी। उसने तय किया कि वो इस रियूनियन में जरूर जाएगी। सृष्टि की जिंदगी के खोए हुए रंग जैसे लौटने लगे थे। एक तरफ शोभित के साथ उसके आने वाला कल और दूसरा कॉलेज की रियूनियन दिवाली। वो खुश रहने लगी थी। उसके उदास चेहरे पर फिर से खिलाई मुस्कान देखकर बाबूजी और मां का चेहरा भी खिल जाता था। घर में तैयारियां जोरों पर थी। पर्दों से लेकर सोफा कवर तक सब बदल दिए गए थे। शोभित के परिवार के लिए बाबूजी अच्छे से अच्छा इंतजाम करना चाहते थे। पूरा घर साफ सफाई के बाद जमजमा रहा था। मेहमानों के बैठने का इंतजाम घर की छत पर किया गया था। शोभित के घर से 4-5 लोगों को आना था, लेकिन इंतजाम ऐसा था जैसे आज ही बारात आने वाली हो। सृष्टि के फूफा, चाचा चाची और कुछ खास पड़ोसी भी आ गए थे। दोपहर 2 बजे के आसपास डोरबेल बजी। सृष्टि के चाचा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर शोभित और उसका परिवार था। शोभित के साथ 5 लोग थे। सलाम दुआ के बाद सबको अंदर बुलाया गया और कुछ देर तक मौसम की औपचारिक बातें होने लगी। इधर सृष्टि अपने कमरे में बैठी थी कि मां दाखिल हुई। ओहो, तूने अभी तक बाल नहीं बांधे, वो लोग आ भी गए, तू भी ना। कहते कहते वो रुक गई। सृष्टि की आंखों में आंसू थे और हाथ में तरुण की तस्वीर।
वो सृष्टि के पास बैठ गई और उसका सर सहलाते हुए उसे प्यार से समझाने लगी। हालांकि उनके जहन में कुछ और चल रहा था। वो सोच रही थी कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी शोभित के घर से कोई भी महिला सदस्य क्यों नहीं आई? क्या शोभित के घर में सब कुछ मर्द ही तय करते हैं? कमरे में सृष्टि की पड़ोसी पल्लवी दंदनाती हुई दाखिल हुई और हांफते हुए बोली, आपको बुला रहे हैं। मां ने सृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं बस आई अभी। छत पर हल्की धूप थी, मौसम खुश्क था। दोनों तरफ के रिश्तेदार नाश्ते और बातचीत में मसरूफ थे। शोभित के चाचा कह रहे थे, लेकिन आजकल लाज शर्म बची कहां है? अब तो आज पति गुजरा, हफ्ते भर में लड़कियां फिर घूमने फिरने लगती हैं। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए। अब देखिए, सृष्टि बिटिया भी तो पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कार भी तो कोई चीज होते हैं। शोभित खामोश था। उसकी नजर तो बार बार सीढ़ियों तक जाकर लौट आती थी। कुछ देर बाद सृष्टि आई। मां ने उसे थामा हुआ था। नजरें मिली। शोभित ने आसमानी शर्ट और स्लेटी ट्राउजर पहना था। सृष्टि कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें नीचे थी। उसे शोभित के जूते दिख रहे थे। वो बार बार नजर उठाने की कोशिश करती, लेकिन शोभित के रिश्तेदारों की घूरती हुई नजरें उसे परेशान कर देती। खैर, बातचीत का सिलसिला चलता रहा। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। सर झुकाए हुए सृष्टि ने जितनी बार भी अपने बाबूजी और मां की आवाज सुनी, आवाज में कमतरी थी, कमजोरी थी, जैसे वो किसी के एहसान में दबे जा रहे हों। तभी शोभित ने टेबल पर सजा पानी का गिलास उठाया और सृष्टि की तरफ बढ़ाया। लीजिए, पानी पीजिए। माहौल में औपचारिक हंसी घुलने लगी। किसी ने कहा, हाँ हाँ लो ना पानी, लो बेटा। इस छोटी सी बात से सृष्टि हल्का महसूस करने लगी। उसने गिलास थामते वक्त शोभित का चेहरा देखा। वही गंभीर आंखें, वही संजीदा चेहरा, लेकिन साथ ही एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी। शोभित की मुस्कुराहट में सृष्टि का मन अच्छा हो गया। उसको उस अजनबी माहौल की तपिश कम लगने लगी थी। काफी देर तक तमाम बातें होती रही। उन लोगों ने जाने से पहले ये कहकर रिश्ते पर मोहर भी लगा दी कि दिवाली के बाद मिलकर तारीख तय कर लेंगे। सृष्टि खुश थी। उसकी नीली आंखों में आने वाले दिनों के कई सपने उमड़ने लगे थे। शोभित के बर्ताव में उसे तरुण की झलक भी दिख रही थी। इस बीच सृष्टि और शोभित के घर के बीच काफी बातचीत होने लगी थी। सृष्टि की खुशी दोगुनी थी। दिवाली से एक रात पहले उसके कॉलेज की रियूनियन भी थी और इस वजह से उसके खिलखिलाते चेहरे को एक और वजह मिल गई थी। माँ और बाबूजी बहुत खुश थे। सृष्टि में नई जिंदगी भर गई थी और इस दिवाली की रोशनी उसके लिए वाकई मुबारक होने वाली थी। लेकिन जिंदगी तो किसी महान कलाकार की उस पेचीदा पेंटिंग की तरह है, जिसे समझना सबके बस की बात कहां। दिवाली में सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। बाजार सज गए थे। आतिशबाजी की दुकानें मोहल्ले में लग गई थीं। बाजार खरीदारों से पटने लगे थे। उसी शाम के वक्त मां सृष्टि के पास आई। सृष्टि ने मां का उदास चेहरा देखा। क्या हुआ मां? नहीं, कुछ नहीं, वो शोभित के पापा का फोन आया था और क्या? उसने हड़बड़ाहट में पूछा। बेटा, वो चाहते हैं कि तुम इस बार दिवाली ना मनाओ। सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर क्यों? उसने हैरानी से पूछा। तो मां खामोश रही। आंखों में आंसू भरे सृष्टि ने कहा, ओह, समझ गई। एक विडो का दिवाली मनाना उनकी संस्कृति को सूट नहीं कर रहा है ना? उसकी नीली आंखों का रंग लाल हो गया था। वो गुस्से में टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। उसने फोन के पास टंगे कैलेंडर पर नंबर देखा। शोभित मोबाइल। ऐसा लग रहा था जैसे शोभित के फोन उठाते ही सृष्टि जाने क्या क्या कह देगी। शायद कुछ बाकी नहीं रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शोभित ने फोन उठाया तो सृष्टि बस फूट फूट कर रोने लगी। सृष्टि के रोने का सबब शोभित जानता था। उसने कहा, आई एम सॉरी, पर देखो सृष्टि, ये दुनिया और इसके कानून हमने नहीं बनाए।
हम बस इसमें रहते हैं। हमारे घर में पति गुजर जाने के बाद औरत का दिवाली मनाना बुरा माना जाता है, और जब तक मेरी तुम्हारी कोई रस्म ना हो जाए तब तक तो तुम विडो ही रहोगी। इसलिए शायद ये तुमको गलत लग रहा हो, लेकिन क्योंकि अब तुम हमारे घर से जुड़ने वाली हो, इसलिए अगर तुम दिवाली मनाने जाओगी तो जाने क्या क्या बातें बनने लगेंगी। सृष्टि सिर्फ एक दिन की बात ही तो है। तुम बस ये वाली बात मान जाओ, एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। शोभित एक सांस में बोल गया। दूसरी तरफ से कोई आवाज न आने पर उसने पूछा, तुम सुन रही हो ना? हाँ, सृष्टि ने बस इतना ही कहा। शोभित का मन कई संभावनाओं से भर गया। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी इन बातों के बाद सृष्टि हां करेगी या ना। आखिरकार सृष्टि ने अपनी दोस्त जिबा को कॉल करके कह दिया कि वो नहीं आ पाएगी, कुछ मजबूरी है। रिश्ता बना रहा तो दोनों परिवार ने राहत की सांस ली। हालांकि सृष्टि के घर में सांस तो बची थी, लेकिन राहत नहीं थी। अगले दिन दोपहर से थोड़ा पहले दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाबूजी ने दरवाजा खोला। शोभित के पिताजी और चाचा थे। जो कुछ हुआ था उसके बाद वो बात बराबर करने आए थे। बड़ी इज्जत के साथ उन्हें बैठाया गया और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों से बातें निकलती रहीं और बात यहां वहां घूमती रही। सृष्टि कमरे के पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी। उसने गौर किया कि शोभित के घर वालों के सामने बाबूजी की आवाज दब जाती थी। क्या बेटी की दूसरी शादी इतना बड़ा बोझ है? बाबूजी के कंधे बोझ से झुके जा रहे थे। शोभित के चाचा बोल रहे थे, भाई देखिए, हम तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, वरना क्या शोभित के लिए रिश्तों की कमी थी? एक कुंवारी लड़कियों के रिश्ते थे साहब। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। कल भगवान को भी मुंह दिखाना है। भाई पुण्य करते हैं तभी तो भगवान ने इतना दिया है। पुण्य? तो क्या ये महज एक एहसान है? सृष्टि की आंखों में नमी रिसने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी कोई अनजान शख्स उसे इतना छोटा कर देगा। ये शादी नहीं, एहसान था। उसे शोभित के वो लफ्ज याद आ रहे थे। बस एक ही दिन की तो बात है, लेकिन ये बात एक दिन की नहीं, एक जिंदगी की थी। उसके वजूद उसके आत्मसम्मान की थी। सृष्टि की नजर सामने दीवार पर लगी तरुण की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते हुए वो कुछ देर तक किसी ख्याल में डूबी रही। फिर उसने एक फैसला किया। एक लंबी सांस खींची और तेज कदमों से उस कमरे की तरफ चल दी जहां सब लोग बैठे हुए थे। वो पर्दे को हटाते हुए सीधे उन लोगों के पास पहुंची और जाकर उन लोगों के बीच में खड़ी हो गई। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। लोग जो बोल रहे थे अचानक रुककर उसकी तरफ देखने लगे हैरत से। अचानक शोभित के चाचा चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और बोले, अब बिटिया, अरे तुम गलत मत समझो हमें। हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि घर समाज में चार लोग बातें ना बनाएं, क्योंकि तुम तो उन चार लोगों से कह दीजिए कि सृष्टि ने इस शादी से इनकार कर दिया है। सृष्टि ने उनकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। सन्नाटा गहरा गया और इस तरह की छत पर लटके पंखे की आवाज तेज लगने लगी। सबके चेहरे बुझ गए थे। शोभित चुपचाप सोफे से उठे और बाहर जाने लगे। उनके पीछे पीछे उनके चाचा और बाकी लोग भी कुछ बुदबुदाते हुए जाने लगे। बस एक चेहरा था जिस पर चुटकी भर मुस्कुराहट थी और उस चेहरे की आंखें सृष्टि पर जमी थी। ये थे बाबूजी। अचानक वो खड़े हुए, धीमे कदमों से सृष्टि के पास आए और सर पर हाथ रखते हुए कहा, शाबाश, और अंदर चले गए। सृष्टि ने अपना फोन निकाला और ज़ेबा को मैसेज किया, सुनो, मैं आऊंगी।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसका नाम था दूसरी शादी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में कोई भी फीडबैक आपको देना हो तो आप radio@aajtak.com पर दे सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए और रेटिंग जरूर दीजिए। जितने भी स्टार्स आप देना चाहते हैं आप रेटिंग करें। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन त्रिवेदी ने। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।